फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं MRT 03 मैथ्स पेपर का सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है। A, X, Y, Z, B आर इन AP एंड X+Y+Z = 15। तो अपन ने बोला कि A को मैं मान लेता हूँ A-2D, तो X हो जाएगा A-D, Y हो जाएगा A+D, A+2D। तो यहाँ से अपन ये सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो अपन ये बोल सकते हैं कि A+B की वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ से A+B विल कम आउट एज 10। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन ने बोला कि सेम काम अपन इसके साथ करते हैं 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ। यहाँ पे ये बोल सकते हैं अपन 1/A, 1/α, 1/β, 1/γ एंड 1/B आर इन AP। तो यदि 1/A को फिर से मैं कैपिटल A या स्मॉल a कुछ मान लेता हूँ, लेट से अल्फ़ा मान लेता हूँ कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा α-D, α-2D, α-D, इस तरीके से ही हो जाएगा। तो सेम बात अपन इसके लिए भी बोलेंगे यहाँ पे कि 1/A प्लस 1/B क्या निकल के आएगा फ्रॉम द सिमिलर प्रोसेस। 1/A प्लस 1/B निकल के आएगा अपने पास 5/3 इंटू 2। ठीक है, 2/3 ऑफ दिस। तो यहाँ से देखो 1/A प्लस 1/B क्या आ जाएगा 10/9। अब देखो ये दो इक्वेशन अपने पास दी हुई है, दो ही वेरिएबल है। तो यहाँ से देखो A 9 आएगा एंड B आएगा 1, या फिर A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 9, बट वी हैव गिवन दैट A इज ग्रेटर देन B। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 9। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एफ ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट टर्म इज 3, इट्स सेकेंड 10th एंड 34th टर्म आर इन GP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया, लेट से यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3, तो T2 क्या होगा 3 + T, T10 क्या होगा 3 + 9D, और T34 क्या होगा 3 + 33D। अब ये अपने पास क्या दिए हुए GP में, तो इसका मतलब ये है कि T10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए T2 इंटू T34। इसको अप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी D में, और D यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू दो आएगी, D = 0 एंड D = 1, बट अपने को दिया हुआ है कि नॉन कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो D = 1 विल बी अवर आंसर। D = 0 लेने पे जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, कॉन्स्टेंट AP बन जाएगी 3 3 3 3 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन टू कर्व्स y इज इक्वल टू fx पासिंग थ्रू 0,1, y इज इक्वल टू दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इफ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स विच इक्वल एब्सिसा ऑन टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब इन दोनों कर्व की एक खूबी है कि इन दोनों के कर्व पे अपन ने टेंजेंट बनाई है ना, इन दोनों कर्व पे यदि टेंजेंट बनाई सेम एब्सिसा रखते हुए, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे आके मिलेगी, ये अपन को बोल रहा है। यदि एक्स एक्सिस पे आके मिलेगी, इसका मतलब कोई भी टेंजेंट अपन बनाए कि सेम एक्स के लिए, तो उनका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। यही बात बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यही समझना अपने को। तो ये दोनों कर्व अपने पास है, इन दोनों कर्व को अपन ने एक फर्स्ट कर्व को मान लिया y1 इज इक्वल टू fx, y2 को मान लिया -∞ ftx को मान लिया y2। ठीक है, तो y1 पे भी अपने को क्या लिखनी है, टेंजेंट, और y2 कर्व पे भी अपने को क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है। ठीक है, दोनों कर्व पे टेंजेंट लिख के उन टेंजेंट में अपने को क्या करना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, जनरल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, और उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। ठीक है, तो मैंने इसकी बात करी सबसे पहले। तो इस पे डिफ्रेंशिएशन अपन d(y1/dx) की बात करें, d(y1/dx) क्या होगा, d(y1/dx), तो वो हो जाएगा f'(x), ऐसे ही d(y2/dx) क्या होगा, f(x). क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि किसी पॉइंट x की यदि बात करें, किसी पॉइंट x भी, पहले इस कर्व फर्स्ट कर्व की बात करते हैं। फर्स्ट कर्व पे क्या होगा, कैपिटल Y ले लेते हैं, जनरल पॉइंट को, y माइनस उस कर्व पे जो पॉइंट है y - y1
इज इक्वल टू डी ऑफ वाई वन अपॉन डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, जनरल टेंजेंट की इक्वेशन ऑन कर्व वन। ठीक है, यहाँ पे एब्सिस आपने को सेम रखना है, तो y माइनस वाई वन वाई टू रखते हैं, वाई टू इज इक्वल टू, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखा तो डी ऑफ वाई टू अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन दोनों जगह क्या है, सेम है, सेम एक्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो किसी जनरल एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। तो अब दोनों का यदि अपन ने एक्स इंटरसेप्ट निकाला तो कैसे निकलेगा, वाई को रख देंगे ज़ीरो और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। तो वाई को जीरो रखने पे जैसे अपन ने इक्वेट किया तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करने पे ये क्या आ जाएगा, देखो वाई वन अपॉन वाई टू इज इक्वल टू डी ऑफ वाई वन अपॉन डी ऑफ वाई टू। ठीक है बात, तो वाई वन अपॉन डी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू, या इसको इस तरीके से करते हैं अपन, वाई वन उधर ले गए अपन, तो देखो अपने पास क्या है, डी ऑफ वाई टू अपॉन वाई टू इज इक्वल टू डी ऑफ वाई वन अपॉन वाई वन। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास एल एन ऑफ वाई टू इज इक्वल टू एल एन ऑफ वाई वन प्लस इसको लिख लेते हैं, लिख लेता हूँ मैं एल एन ऑफ के। ठीक है, सही है बात। तो यहाँ से देखो वाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टाइम्स वाई वन, है ना, वाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास के टाइम्स वाई वन। तो वाई टू है क्या अपने पास, एक्चुअली वाई टू है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के टाइम्स वाई वन क्या है अपने पास, वाई वन इज एफ ऑफ एक्स। अब देखो x इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं दोनों तरफ, x इज इक्वल टू ज़ीरो रखने पे ये तो क्या बन जाएगा, जीरो कोमा हाफ से पास होता ही अपने को दिया हुआ है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हाफ इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है अपने को, वन दिया हुआ है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। तो यहाँ से देखो ये रिलेशन आ गया माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू के क्या आ रहा है अपने पास, हाफ, तो एफ ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई टू। सही बात, तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू टू, दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेट, है ना, डी एफ बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो टू इंटू डी एक्स कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये तो आ जाएगा एल एन ऑफ एफ इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एल एन के लिख लेता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, देखो एफ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, है ना, एल एन ऑफ के मतलब के इंटू ई की पावर टू एक्स। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू दिया हुआ है वन, तो रख देते हैं अपन एफ ऑफ ज़ीरो दोनों तरफ, तो के इंटू ई टू दी पावर ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई वन। इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर टू एक्स। अब अपने को क्या निकालना है, देखो अपने को निकालना है एफ ऑफ एल एन टू, एफ ऑफ एल एन टू निकाल सकते हैं अपन आराम से, है ना, दोनों तरफ एक्स की जगह एल एन टू रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, फोर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2a प्लस 1x माइनस 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन रेंज ऑफ ए इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो, इसका एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आएगा ये, एफ डैश एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, यहाँ पे ई की पावर एक्स की टर्म्स में बनी है क्वाड्रेटिक, तो टी किसको बिलोंग करना चाहिए, टी बिलोंग करना चाहिए 0 ओपन से लेके इन्फिनिटी तक। तो 0 ओपन से लेके इन्फिनिटी तक में ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन हो गया। तो एक तो ये तरीका कि लोकेशन ऑफ रूट से जाएं अपन, तो लोकेशन ऑफ रूट से मैंने बोला कि पॉजिटिव टी के लिए या अपन बोलेंगे कि 2t² प्लस 2a प्लस 1 इंटू टी प्लस ए, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस मस्ट बी पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, है ना। बस इतना सा इनफ है अपने लिए, क्योंकि ई की पावर एक्स जो इनपुट है वो तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो बस इतना सा इनफ हो जाए, इतना काम हो जाए, अपना काम बन जाएगा। तो या तो क्या हो जाए, डी नेगेटिव मतलब हमेशा ही पॉजिटिव हो गया, या अपन बोलेंगे कि किसी पॉजिटिव टी के लिए हमेशा ये क्या हो जाए, पॉजिटिव। ये वाला ग्राफ इसमें अलाउेबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेबल। अब इसके अंदर ये भी आ जाएगा कि जहाँ पे ये जस्ट इससे पास कर रहा होगा, ये चीज़ भी इसमें आ जाएगी। तो अपन ने ले लिया क्या, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सोल्व, ये तो सब आसान है, डी लेस देन 0। इसमें क्या किया अपन ने, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहली बात। दूसरी बात, एफ ऑफ 0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 या 0 से ज़्यादा इस लाइन पे। फिर माइनस b/2a की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इतना इनफ है अपने लिए। दूसरा देखो, ये दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड अपन क्या बोलते हैं, इसके फैक्टराइजेशन ही हो रहे हैं। इसको देखो ध्यान से, 2t² प्लस 2a प्लस 1 इंटू टी प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यही तो करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं क्या, इसको मैंने लिखा 2t² प्लस 2at प्लस टी प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो 2t कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, t प्लस ए प्लस टी प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 2t प्लस 1 इंटू टी प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अब 2t प्लस 1 की बात करें तो पॉजिटिव t के लिए 2t प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, t इज ग्रेटर देन माइनस ए, या अपन बोल सकते हैं कि a इज लेस देन माइनस टी, है ना। t इज ग्रेटर देन माइनस ए या a इज लेस देन माइनस टी। t क्या है, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, है ना। t क्या है अपने पास, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a इज ग्रेटर देन माइनस टी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज ग्रेटर देन माइनस टी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 ओपन टू इन्फिनिटी। तो माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, इससे बड़ा होना चाहिए a। तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो मिनिमम a क्या होगा, कम से कम 0 हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। फॉर दिस इक्वेशन विल ऑलवेज हैव इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो ये अपन यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दोनों ही प्रोसेस सही है, दोनों ही प्रोसेस में अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है, ये x इंटू एक्स माइनस 2, तो x इंटू एक्स माइनस 2 का तो सीधा ही ग्राफ बना देते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज इक्वल टू 2 पे 0 और x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा। देन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम। अब माइनस इन्फिनिटी से a तक मैं एफ ऑफ एक्स को मिनिमम करना है,
तो मैंने बोला कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक में, मतलब इस पॉइंट से जरा सा भी यदि आगे चला गया ये, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि जो ए का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है 1 से जस्ट बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा क्या है, एल। तो 1 से जस्ट बड़ा इसका मतलब एल 1 ओपन रखते हुए अपन 1 से इन्फिनिटी तक यदि ए को ले लें, 1 ओपन रखते हुए यदि 1 टू इन्फिनिटी ए को ले लें, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है, ये क्या होगा, मिनिमम फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, 1 से जैसे ही बड़ा लेंगे तो क्या होगा, मिनिमम फंक्शन कैसे बन जाएगा, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसके लिए क्या होगी, दो सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ए से जैसे बड़ा लेंगे तो एक पॉइंट ये मान लो ए यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉइंट आ गए, है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ tangents are drawn to the circle this from each of the point this, then the chord of contact passes through a fixed point। तो सिंपल सा फंडा है। वैसे तो ये पोल और पोलर का क्वेश्चन है, बट विदाउट पोल एंड पोलर अपन कैसे करेंगे, अपन बोलेंगे कि इस पे एक जनरल पॉइंट मान लो। ठीक है, सर्किल तो ये हो गया, बट इस पे एक जनरल पॉइंट मान लिया, दैट इज अल्फा कोमा, है ना। एक्स इज इक्वल टू अल्फा ले लिया, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 2 अल्फा। ये एक जनरल पॉइंट मान लिया किसी लाइन से। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई गई, यहाँ से क्या बनाई गई, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, उस फिक्स्ड पॉइंट का अपने को वैल्यू निकालना है। तो मैंने बोला कि पहले क्या लिख लूँगा मैं, इसको t इक्वल टू 0 लिख लूँगा अल्फा कोमा 4 - अल्फा की टर्म्स में। तो दैट इज x इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू 4 - 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसी फिक्स पॉइंट से कैसे पास करेगी, तो अपन लिख देंगे L1 प्लस अल्फा टाइम्स L2। तो L1 को एक साथ कर लो, L1 क्या है, x प्लस 4y - 1 प्लस अल्फा टाइम्स x -2y इक्वल टू 0। L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, मतलब L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा पास कर रही होगी। तो यहाँ से अपने पास आंसर मिल जाएगा 1/2 एंड 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 4, 4 विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्किल। तो इस सर्किल के रेस्पेक्ट में अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं अपन, ये अपन जानते हैं आराम से कि किसी आउटसाइड पॉइंट 4, 4 के रेस्पेक्ट में अपने को लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला है या जो चीज़ें अपन ने क्लास में डराइव कराई है उसी से अपन निकाल सकते हैं। सीधा सीधा इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये सेंटर है देखो, तो ये रेडियस निकाल लेंगे। ये देखो रेडियस आएगी 3, ये रेडियस क्या आ जाएगी 3 यहाँ पे। ये कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ S1। तो रूट ऑफ S1 भी देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 90 डिग्री, ये 3 मतलब ये एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री। ये एंगल यदि 45 डिग्री हो गया तो अपने को क्या निकालना है, ये लेंथ ही तो निकालनी है, इसकी डबल करनी है। तो ये लेंथ कितनी होगी, 3 sin 45, और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, इसका डबल, है ना। 3 sin 45 का डबल क्या आ जाएगा, 2 × 3 × sin 45 इज 1/√2। तो आंसर इज व्हाट, 3√2। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x² + y² + 4x + 22y + c = 0 बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल। काफ़ी आसान सी प्रॉब्लम है। देखो कैसे करना है, एक सर्किल है उसको दूसरा सर्किल आके बाइसेक्ट करता है। इस सर्किल को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस सर्किल को बाइसेक्ट कर रहा है उसमें खूबी क्या होगी, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कोड ऑफ कॉमन कोड की इक्वेशन S1 - S2 = 0। अब S1 - S2 = 0 के साथ क्या होगा, वो दूसरे सर्किल के जिसको वो बाइसेक्ट कर रहा है उसकी वो क्या एक तरीके से डायमीटर है। इसका मतलब S1 - S2 = 0 किससे पास कर रहा होगा, उस वो सेंटर से पास कर रहा होगा। तो अपन बोलेंगे कि S1 - S2 = 0 को सेटिस्फाई करवा दो इस सर्किल के सेंटर से, क्योंकि इस सर्किल को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो इसको पास करवा देंगे किससे, 1, -4 से।
जैसे ही 1, -4 से पास करवाएंगे c प्लस डी की अपने को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेज द नेगेटिव एक्सिस ऑफ y एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, नेगेटिव y एक्सिस पे -4 पे कट करता हुआ यहाँ पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है। तो 0, -4 एक पॉइंट है जो सर्किल के ऊपर है। अब यहाँ से अपन ये भी बना सकते हैं कि ये जो सेंटर है ना, सेंटर का जो ये इसको यहाँ पे टच करता है, इसका मतलब ये मान लो रेडियस आर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आर ही होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये, तो ये अपने पास आर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका आर हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ एफ या -f ही मान लेते हैं, जो -f अपन मानते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये 6 दिया हुआ है, ये रेडियस अपने को पता आ रही होगी, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ ये कितना होगा, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, ये लेंथ यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4 ही होगी। ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, अपने को पता लग गया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -4। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4। तो ये डिस्टेंस हो गई 4, ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगी 5। तो सब कुछ मिल गया अपने को। देखो सेंटर भी आ जाएगा, यदि रेडियस अपने पास 5 आ गई तो मतलब ये क्या है 5, 5 को -4, इसका क्या हो गया सेंटर। तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 25। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है पॉइंट, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल दिस एंड टचेज द सर्किल दिस। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखो क्या बोल रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, मतलब 0, 0 से पास कर रहा है, और दूसरा एक सर्किल है x² + y² इज इक्वल टू 8, उसको क्या करता है, ये टच करता है। तो इस सर्किल को टच करता है, तो मैं एक जनरल सर्किल बनाता हूँ जो इसको टच करता है और इससे पास कर रहा है। ठीक है, ये यही होगा ऐसा कुछ। अब देखो, यदि ये इसको टच करता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस सर्किल का मान लो सेंटर यहीं कहीं है, सेंटर का ही लोकस निकालना है अपने को। सेंटर इस सर्किल को ले लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा -c, -f। ठीक है, अब अपने को पता है कि c1 c2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ r1 - r2। यदि दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं और 0, 0 से पास कर रहा है, तो इंटरनली टच कर रहा होगा, एक्सटर्नली टच नहीं कर रहा होगा। तो देखो कैसे ये इसको टच कर रहा है, तो ये कंडीशन अपन ने बना ली यहाँ पे। तो ये कंडीशन बनाने से अपना फ़ायदा क्या हुआ, c1 c2 मतलब इस पॉइंट का बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग r मान लेते हैं। तो c1 c2 ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, तो c1 c2 वैसे है क्या, आर ही होगी इस केस में। अपने को अभी लोकस तो पता नहीं है, बट अपन ये जानते हैं कि ये सेंटर का यदि 0, 0 से पास करती है तो ये रेडियस आर ही होगी। तो c1 c2 क्या होगा, आर होगा। मान लिया मैंने इसकी रेडियस, वेरिएबल रेडियस आर है, इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल अपने को दी हुई है 2√2 माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो r इज इक्वल टू आ गया √2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट P मैंने वेरिएबल पॉइंट लिया है, इस P पॉइंट की खूबी क्या है, इसकी 0, 0 से डिस्टेंस क्या है, 0, 0 से इसकी डिस्टेंस है √2। तो मतलब अपन ने बोल दिया कि ये इसी का तो अपने को निकालना था लोकस, राइट। तो h, इसको h, यदि नाम दे दिया अपन ने, तो h, की डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 अपन ने निकाल दिया कि हमेशा क्या होगा √2।
तो h माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2 का स्क्वायर, दैट विल बी दी लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दैट सर्किल। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ दिस ऑफ द फॉर्म 4n+1। जब भी 4n+1, 3n+1, 2n+1 ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको करने का तरीका क्या है, आपने जो गिवन नंबर से उनको पहले ब्रेक करो कि वो 4n+1 में, 4n+2 में और 4n+3 में किस तरीके से ब्रेक होंगे। ठीक है। तो अपन वही बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपन ने बोला किसके डिविजर्स जो है वो 4n+1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो पहले अपन ने बोला कि नंबर किस किस टाइप के हो सकते हैं, 4n+1 के हो सकते हैं, 4n टाइप के हो सकते हैं, 4n+2 टाइप के हो सकते हैं, या फिर 4n+3 टाइप के हो सकते हैं। यही चार टाइप का कोई भी नंबर, दुनिया जहाँ में कोई भी नंबर है वो उसी टाइप में आएगा। ठीक है। अब गिवन नंबर्स में से बहुत सारे नंबर्स जो है वो 4n+2 टाइप के हैं, बहुत सारे नंबर 4n+3 टाइप के हैं, बहुत सारे नंबर 4n+1 टाइप के। बट अपना काम क्या है, अपने को मल्टीप्लाई करने के बाद 4n+1 बनाना है। तो देखो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि यदि 4n को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कभी भी 4n+1 नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें से 4 कॉमन लेंगे और 4n टाइप का नंबर बन जाएगा। तो 4n तो कभी आ ही नहीं सकता उसमें। ठीक। फिर 4n+2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्योंकि वो इवन होगा, नंबर 4n+2 से मल्टीप्लाई करते इवन हो गया, और ये नंबर क्या है, ओड है। तो किस टाइप के नंबर होंगे, जो भी नंबर होंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, या तो 4n+1 या 4n+3। अब इनमें भी कैसे कैसे, अब अपन ने करके देखा कि 4n+1 को 4n+1 टाइप से मल्टीप्लाई किया तो किस टाइप का नंबर बन रहा है। रफ आइडिया ले रहे हैं अपन। पहले 4n को 4n+1 से मल्टीप्लाई किया, ये 4k ले लो, तो एक तो हो जाएगा 4n × 4k+1, फिर 1 को करेंगे तो 4k+1, ये तो 4 का मल्टीपल है, तो अगेन कोई 4 का मल्टीपल प्लस 4 का मल्टीपल +1, तो ओवरऑल नंबर क्या आ रहा है, 4n+1 का टाइप का आ रहा है। तो मतलब 4n+1 और 4k+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n+1 टाइप का ही नंबर आएगा, ये तो फॉर श्योर है। फिर अपन ने बोला कि 4n+3 को 4n+3 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर किस टाइप का आएगा। देखो यहाँ से नंबर क्या मिलने वाला है, 4n को मल्टीप्लाई किया 4n+3 से, ये तो 4n टाइप का आ गया, प्लस फिर अपन ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 4n प्लस 3 × 3 मतलब 9। तो ये सब 4 का मल्टीपल है, और 9 क्या आ जाएगा, 9 इज 8+1 मतलब 4n+1 टाइप का बन रहा है। तो 4n+3 को 4n+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4n+1 टाइप का नंबर मिल रहा है अपने को। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये दोनों का तो हो गया, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। एक नंबर है 4n+1 टाइप का, दूसरा नंबर है 4n+3 टाइप का, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को। ठीक है। मल्टीप्लाई किया 4n को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4n × 4n+3, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 4 का मल्टीपल हो गया। 4n+3 तो मल्टीपल क्या आ रहा है, 4n+3 टाइप का आ रहा है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी अपना काम नहीं बनने वाला है। तो मतलब किस टाइप का नंबर होना चाहिए, किस टाइप का नंबर होना चाहिए, या तो 4n+1 4n+1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या 4n+1 4n+3 × 4n+3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। सही है बात, क्लियर है पॉइंट। तो अब इस टाइप के नंबर को अपन निकालेंगे कैसे, बात आती है कि अपन निकालेंगे कैसे इस टाइप के नंबर को, वो देखते हैं। ठीक है। अब इस टाइप के नंबर को कैसे निकालते हैं, देखो अब 4n+1 टाइप के नंबर अपन खोजते हैं कि इसमें डिविजर्स 4n+1 टाइप के कैसे कैसे बनेंगे। इसको तो हटा ही दिया, अब डिविजर्स कैसे बनेंगे। अब 3 की पावर 0 वो 4n+1 टाइप का है। फिर अपन बोलेंगे कि 3 की पावर 4n+1 × 4n+1 का सोच रहे हैं पहले अपन। ठीक है। तो देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 क्या आता है, 4n+3 टाइप का है। 3 की पावर 2 9 4n+1 टाइप का है, तो 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 27, 27 क्या है, 24+3 मतलब 4n+3 टाइप का है ना, इस टाइप का कुछ होगा इनटू। फिर अपन ने बोला 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 में क्या क्या होगा, 5 की पावर 0 4n+1 टाइप का है। फिर 5 की पावर 1 में क्या है, 5 की पावर 1 भी 4n+1 टाइप का है, तो 5 की पावर 1। 5 की पावर 2 में 25 वो भी 4n+1 टाइप का है। फिर 5 की पावर 3
है ना, ये सारे 4n+1 टाइप के हैं। फिर 7 की बात करें तो 7 में क्या क्या होगा, 7 की पावर 0 होगा, फिर 7 की पावर 1 में नहीं होगा, 7 की पावर 2, 49, 48+1 4n+1 टाइप का है, तो 7 की पावर 2 होगा। फिर अल्टरनेटिवली 7 की पावर 3 नहीं होगा, 7 की पावर 4 होगा। तो ये अपने पास सारे नंबर्स वो हैं जो 4n+1 के मल्टीपल से में बनने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग कितने डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, 3 × 2 × 4 24 होंगे 4n+1 इंटू 4n+1 टाइप के, है ना। सिमिलर वे में अपन ने ये देखा, ये 24 आया, है ना। फिर अपन ने देखा कि सिमिलर वे में 4n+3 इंटू 4n+3 को भी देख लेते हैं, है ना। 4n+3 इंटू 4n+3 को भी देख लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, तो उस केस में अपन ने क्या किया, देखो अब 4n+3 इंटू 4n+3 करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 4n+1 मिलेगा आउटपुट। और मुझे पता है कि 4n+1 को वापस 4n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 4n+1 ही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये जो है 1 5 5 स्क्वायर 5 की पावर 3, 1 5 5 स्क्वायर 5 की पावर 3, ये क्या है, 4n+1 टाइप का नंबर है। इनटू अब 4n+3 टाइप का नंबर क्या है, 3 की पावर 1 प्लस 3 का क्यूब। 4n+3 टाइप का कौन सा है, 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 5, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ से भी अपने पास कितने आ गए, 24 नंबर्स आ गए। 24 नंबर्स यहाँ से आए हैं, 24 नंबर्स वहाँ से आए, तो टोटल अपने पास 48 नंबर्स हो गए। और अपन को क्या बताया है कि जो 1 है वो ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर यदि लेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर यदि लेंगे तो n=0 रखने पे अपने को 1 मिलेगा। बट अपने को क्या दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अपने को पहले रखना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर जो मिलेगा दैट इज़ n=1 रखने पे शुरू होगा, दैट इज़ 5। तो 1 को हटाना पड़ेगा। तो अपन ने फर्स्ट वाले में 1 को ऐड किया था यहाँ पे, इसमें देखो 1 1 1, ये मल्टीप्लाई होके 1 बन रहा है। तो ये 1 एक बार ऐड किया, तो एक बार अपन ने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया लास्ट में। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4 अप टू n हैविंग लीस्ट एलिमेंट m एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट एज k। तो अपन ने बोला कि इसका वो सबसेट निकालना है जिसमें लीस्ट एलिमेंट क्या हो, m, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, k। तो अपन ने क्या बोला, इसमें टोटल m और k तो फिक्स हो गया कि लिस्ट एलिमेंट ये होना है और लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें ये होना है, ठीक है। तो इनके बीच में एक तरीके से अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो एक तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स जो इसके बीच में एलिमेंट्स हैं उनके कितने सबसेट बनने वाले हैं, वही अपने को निकालना है। तो बेसिकली इसके बीच में कितने एलिमेंट है, k-m-1, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन दोनों के बीच में, है ना। 4 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 4-2, m और k के बीच में, राइट, 4-2 -1, ओनली 3 एलिमेंट ही है, ओनली 3 इज प्रेजेंट। तो k-m-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो बिटवीन दीज टू नंबर्स इतने नंबर प्रेजेंट है। तो इस इतने नंबर ऑफ एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर k बनते हैं, तो 2 की पावर k-m-1 नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, 8 चेयर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8, 2 वुमेन्स एंड 3 men विश टू ऑक्यूपाई 1 चेयर ईच। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी आसान है, यहाँ पे अपने पास 1 to 8 नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 1 to 4 में ही वुमन बैठेंगे, है ना, 2 वुमन एंड men wish to occupy 1 chair each। फर्स्ट द वुमन चूज अ चेयर फ्रॉम अमंग अस 1 to 4, 1 to 4 में से मतलब 4 में से कोई भी 2 चेयर उठा ली, 4 से 2, एंड देयर अरेंजमेंट इट इज 2 फैक्टोरियल।
इनटू, अब जो बाकी रिमेनिंग चेयर है दैट इज 6 चेयर बची हुई है, 6 में से मैन के लिए कोई भी 3 चेयर उठा सकते हैं अपन, उसमें मैन का अरेंजमेंट हो गया 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 4p2, दिस इज नथिंग बट 6p3, तो 4p2 इंटू 6p3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए मिक्स डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज फ्रॉम द 9 मैरिड कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज इन दी सेम गेम, मतलब एक गेम में सेम हस्बैंड वाइफ उस कपल का नहीं प्ले करना चाहिए। तो एक गेम के अंदर कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, मिक्स डबल गेम हो रहा है ना, यहाँ पे 2 लोग और यहाँ पे 2 लोग, तो अपने को 2 मैन एंड 2 वुमन चूज करना है सच दैट दे आर प्लेइंग वन गेम इन विच मैन और वुमन में हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि यहाँ पे लेट से अपने पास ये 9 कपल्स है, ठीक है, उनमें से पहले मैं या तो 2 मैन ले लेता हूँ, कोई भी 2 वुमन ले लेता हूँ, लेट से 2 मैन ले लिए, तो अपन ने बोला कि 9c2 तरीके से 2 मैन सेलेक्ट कर लिए। अब उन 2 में से अब कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते अपन, राइट, तो जो बाकी बची 7 वुमेंस, उनमें से कोई 2 को सेलेक्ट कर लिया 7c2। अब उनको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, वापस में अरेंज भी हो सकती है, हो सकता है कि वो इसके साथ मैन 1 पे मिक्स डबल में जाए, या हो सकता है कि इसके साथ जाए, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो 9c2 इंटू 7c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सर्कस देयर आर 10 cages of according to 10 animals, out of these 4 cages are so small that 5 out of 10 animals cannot enter into them, मतलब 4 cages are small that 5 animals will not enter able to enter in these cages। तो सबसे पहले जो है ना, ये जिन पे रेस्ट्रिक्शन है उन्हीं को फिल कर लेते हैं। तो ये 6 में कोई भी जा सकता है, बट इन 4 में 5 लोग नहीं जा सकते, मतलब जो बाकी 5 बचे उनमें से कोई भी 4 को उठाओ और उनके अंदर बिठा दो 4 फैक्टोरियल, जो बाकी लास्ट में 6 बचे, 6 केजेस बची है अपने पास, है ना। आउट ऑफ दीज 4 केजेस आर सो स्मॉल दैट 5 out of 10 एनिमल्स कैन नॉट एंटर इन टू दैम, इन हाउ मेनी वेज विल इट बी पॉसिबल टू एकोमोडेट 10 एनिमल्स इन दीज 10 केजेस। तो बाकी जो 6 बचे उसमें से 6 को सिलेक्ट किया और 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया, आंसर विल बी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स 0 to 10 इंटीग्रेट करना है। तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यदि ये है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मुझे पता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो 0 to 1 में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, और उसको 10 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई विल बी दिस, तो ये आ जाएगा 0 to 1 में इसको इंटीग्रेट किया तो 0 to 1 ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, आंसर आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो ये एक तरीके से क्या आ रहा है, ओड फंक्शन आ रहा है, तो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि माइनस एक्स टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 to x एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to x ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये एक दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसके अंदर अपन ने क्या प्रॉपर्टी लगाया, I1 दिया हुआ है अपने को, I2 दिया हुआ है, दोनों का में सिमिलर सा है, I1 अपॉन I2 निकालना है, तो अपन ने क्या किया, पहले I1 के अंदर लगाया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, है ना, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी एक्स। किंग प्रॉपर्टी लगाई, किंग प्रॉपर्टी लगाई तो देखो क्या मिला अपने को, यहाँ पे मिल गया ए टू बी, ए प्लस बी को देखें तो 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एफ के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स,
ये हो जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आई वन इज इक्वल टू ये भी है और आई वन इज इक्वल टू ये भी है, इंटीग्रेशन वन माइनस के टू के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, दोनों को ऐड कर दो तो टू आई वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ए टू बी, मतलब ए यहाँ पे क्या है वन माइनस के टू के एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एफ ऑफ वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज नथिंग बट आई टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू आई वन इज इक्वल टू आई टू। सोल्व हो गया अपना प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, 0 to 1.5 इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, ये 0 to 1.5 है। अब एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ कहाँ होगा ये देखना है, एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ कहाँ होगा, 0 पे, फिर 1 पे, फिर उसके बाद कहाँ पे इंटीजर होगा, एक्स इज इक्वल टू √2 पे, फिर √3 हो जाएगा, तो √3 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अपने को करना है सबसे पहले 0 to 1, फिर 1 to √2, फिर √2 to 1.5। यहाँ पे 0 dx का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे 2 dx का इंटीग्रेशन करना है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसके अंदर अपने को सबसे पहले ये देखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स 1/x को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि -2 से 1 में इसकी डेफिनेशन सेम नहीं है। तो पहले एक्स पॉजिटिव के लिए बात करें तो एक्स पॉजिटिव के लिए देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स 1/x को एक्स पॉजिटिव के लिए लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। फिर एक्स नेगेटिव की यदि बात करें तो टेन इनवर्स एक्स तो ये है, बट कोट इनवर्स 1/x को मैं क्या लिखूंगा, एक्स नेगेटिव है तो मैंने बोला इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1/-x, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो कोट इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कोट इनवर्स -x, है ना। कोट इनवर्स ऑफ -x इज पार्ट पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो उस प्रॉपर्टी से यूज़ कर लिया। अब कोट इनवर्स 1/-x को यदि देखें तो x यदि नेगेटिव है तो 1/-x तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से अपन ने बोला कि टेन इनवर्स x प्लस इसको लिख दिया पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ -x। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस पाई, ये माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस ऑफ टेन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स टेन इनवर्स x। अब देखो इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, -2 से 0 किसका इंटीग्रेशन, पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x का, प्लस फिर 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे किसको, 2 टेन इनवर्स x dx को कर लेंगे इंटीग्रेट, है ना। बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा अपने को 2 टेन इनवर्स x के इंटीग्रेशन में, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लेट f बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन a to b, लेट b बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, आल्सो f इज डिक्रीजिंग इन a to b, देन अपने को निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x के बारे में, या f डैश b के बारे में क्या बोल सकते हैं, f के बारे में क्या कंटिन्यूस बोल सकते हैं क्या। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कंटिन्यूस नहीं बोल सकते अपन, है ना, ये भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, ठीक है। तो कंटिन्यूस बोलना इज ए रॉन्ग थिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर अपन बोलेंगे कि एफ डैश बी लेस देन 0 होगा, ये भी बोलना गलत होगा, है ना। जब डिफरेंशिएबल होगा तभी तो बात करेंगे एफ डैश बी की, बिना डिफरेंशिएबल भी डिक्रीजिंग तो हो सकता है फंक्शन, राइट। फिर अपन इन दोनों की बात करें, इन दोनों की यदि बात करें, कोई भी फंक्शन यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो एफ डैश बी माइनस की बात करें या एफ ऑफ बी माइनस की बात करें यदि अपन, तो एक्स बढ़ने पे वाई क्या होगा, कम होगा, एफ की वैल्यू घटेगी। तो अपन ने बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस, बी को पीछे से अप्रोच किया तो वो ग्रेटर होगा किससे, एफ ऑफ बी से, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किससे, एफ ऑफ बी से, ठीक है। यही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, एफ ऑफ बी के, सही है बात। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज इज करेक्ट,
तो इनइक्वलिटीज़ की यदि बात करें तो इसमें देखो बहुत सारे तरीके हैं इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करने के। यहाँ पे सबसे इजी तरीका मेरे को क्या दिख रहा है, वैल्यू पुट करके भी कर सकता हूँ मैं, है ना, सब जगह पुट कर दूँ एक बार 1 + e, तीनों में ही सारा सोल्व हो जाएगा। तो log ऑफ 1 - e पुट करो, 1 + e से तो थोड़ा लेंदी जाएगा, अपन पुट करते हैं 1 - e। तो log ऑफ 1 + 1 - e इज लेस देन 1 - e अपॉन यहाँ पे 1 - e से भी अपना काम नहीं बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ पुट करते हैं जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो अपन पुट करते हैं log ऑफ 1 + e - 1। तो इसके लिए देख लेते हैं, यदि इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। log e इज लेस देन क्या आ गया, e - 1 का मतलब हो गया अराउंड हो गया 1.7, e का मतलब क्या है 2.7, तो log e का मतलब है 1, 1 इज लेस देन 1.7 अपॉन 2.7 से। तो ये तो इनइक्वलिटी रॉन्ग हो गई, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, किसी एक पॉइंट के लिए भी इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है। फिर इसमें बात करें, इसमें भी वही बोला मैंने, क्या पुट किया इसमें, e - 1 इज लेस देन log ऑफ 1 + e - 1। log ऑफ e क्या है 1, और ये क्या है 1.7, ये बोल रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन 1.7, ये भी रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखो, ई की पावर एक्स इज लेस देन 1 + x, तो यहाँ पे भी मैंने बोला कि ई अपन पुट कर देते हैं e - 1 इज लेस देन 1 + e - 1। ई की पावर e - 1 मतलब ई की पावर 1.7 इज लेस देन ई, होगा क्या, ई की पावर 1.7, ई की पावर 1 होता है ई की पावर 1.7 तो इससे ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, गलत लिख दिया अपन ने, तो ये इनइक्वलिटी भी क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, एओडी से सॉल्व करेंगे, एओडी से फंक्शन मानेंगे इनको, है ना, फंक्शन मान के f' करके उसका मिनिमम वैल्यू निकाल के वहाँ से अपन प्रॉपर सोल्व करेंगे, दैट इज शॉर्टकट। अपन ने किया वो एक तरीके से इसका क्या है, शॉर्टकट है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन पहली बात तो कंटिन्यूअस होना चाहिए a to b में, यदि इसमें अपन जैसे 1 to 2 में यहाँ पे है तो 1 to 2 में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a to b में, और नेक्स्ट f ऑफ a इज इक्वल टू आना चाहिए f ऑफ b, है ना, f ऑफ a इज इक्वल टू आना चाहिए क्या, f ऑफ b। तब अपन बोलेंगे कि यहाँ पे अपन रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 मॉड ऑफ x - 1 मॉड ऑफ x - 3, 1 to 2 में यदि बात करें 1 to 2 में x - 1 के साथ खुलेगा, और ये क्या खुलेगा -x + 3 के साथ, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, x - 3 1 to 2 में नेगेटिव माइनस के साथ खुलेगा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आया, मतलब y इज इक्वल टू 2 इज अवर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बन रहा है। ओवरऑल यदि सोल्व करें यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो 1 to 2 में ये तीनों बातें सही है बिल्कुल, तो इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो 1 इज करेक्ट। हमने को यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, हियर ऑल्सो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है 2 और 3 पे, 1 पे एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, h is the altitude of the cone greatest volume which can be inscribed in a given sphere of diameter d। अब d डायमीटर का कोई अपने को स्फीयर दे दिया, ठीक है, इसके अंदर अपने को कोन इंसर्ट करना है, राइट, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन इंसर्ट करना है। तो अपन ने बोला कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो ये मान लिया अपन ने सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये रेडियस कुछ होगी, डायमीटर है तो ये रेडियस हो जाएगी d/2, ये रेडियस हो जाएगी d/2। तो अपन इस लेंथ को क्या बोल सकते हैं, इस लेंथ को बोल सकते हैं कि h - d/2, यदि ये पूरी क्या है
एच है तो ये क्या हो जाएगी एच माइनस डी बाई टू। तो ये रेडियस ऑफ द कोन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एच माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ द कोन आया अपने पास, रेडियस ऑफ द कोन। अब कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एच माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच। ये अब अपन क्या करेंगे, डी वी बाई डी एच को क्या कर देंगे जीरो। जैसे अपन ने डी वी बाई डी एच को देखो बच्चों जीरो किया, तो एक तो आ रहा है एच इक्वल टू जीरो रूट, एक आ रहा है एच इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर चेक करेंगे तो एच इज इक्वल टू टू, एच बाई टी इज इक्वल टू 2/3 के लिए वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना एच बाई टी इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट देखो, इफ द कर्व 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू के आर ऑर्थोगोनल देन के इज। अब के क्या होगा, अपन बोलेंगे कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व टू एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 शुड बी इक्वल टू वॉट, -1। ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है। तो अपन ने डी वाई बाई डी एक्स इसका निकाला, तो इसका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2y वाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 2, इसका मतलब वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/y। तो एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट ले लेते हैं जो दोनों में है, तो x1 y1, तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/y1। सेकेंड वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू वाई प्लस 2x वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ पे वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1/x1, माइनस ऑफ y1/x1। तो सॉल्व किया अपन ने m1 m2 इक्वल टू -1 से, 1/y1 इंटू माइनस y1/x1 इज इक्वल टू -1। तो -1/x1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1। अब x1 इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-√2। अब अपने को यही निकालना था। x1 और y1 क्या है, 1, √2 इसको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट को 1, √2 के लिए ये दोनों कर्व क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे इस पॉइंट पे। तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू √2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2√2। क्लियर है क्या बात, +-2√2। तो ये अपने पास पूरे सॉल्यूशन थे MRT 03 मेंस पेपर के। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।